18 अप्रैल और 18 अप्रैल की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम इसमें देखते हैं, कुछ न्यूज़ का एनालाइज करते हैं। तो पहले जो इंपॉर्टेंट खबर जो निकल आ रही है जिसमें रामलला जी का सूर्य अभिषेक, रामनवमी जो 17 अप्रैल को थी, तो उसमें ये जो रामनवमी इस बार जो आई थी, जो रामनवमी थी 15 मतलब कहा जाता है इसमें जो 500 वर्ष बाद, 500 साल बाद इस तरीके का जो है वो अवसर आया कि जिसमें रामलला जी अपने मंदिर में विराजमान है और उसके बाद रामनवमी जो है वो मनाई गई। तो बहुत ही ये महत्वपूर्ण समय था जिसमें रामलला जी का सूर्य अभिषेक किया गया। तो आइए इसके बारे में पूरी जानकारी जो है जानते हैं। सूर्य जी के द्वारा जो रामलला जी के मस्तक पर उनके द्वारा सूर्य जी के द्वारा तिलक किया गया, मतलब सूर्य जी की जो डायरेक्ट रोशनी जो है रामलला जी के मूर्ति के ऊपर मस्तक पर पहुंचाई गई। तो ये जो राम जी है उनका जो जन्म हुआ था वो शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि, मतलब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जो हुआ था इनका जन्म। इसलिए नवरात्रे के जो 9वीं जिस दिन मनाते हैं उस दिन जो है रामनवमी का जो है अवसर होता है, रामनवमी जो मनाई जाती है। और ये जो इस बार की जो रामनवमी थी 500 वर्ष बाद इस तरीके की जो रामनवमी आई और इतने धूमधाम से जो रामनवमी बनाई गई है। तो रामनवमी जो है इसमें ये कहा जा रहा है कि जो रामनवमी है उनमें सूर्य जी के द्वारा जो अभिषेक है उनका 12:01 पर उनका अभिषेक किया गया और करीब 75 मिलीमीटर का टीका राम जी के चेहरे पर बना था, वो सूर्य की किरणों के द्वारा जो बनाया गया था। और इसके लिए ऐसे नहीं कि एक दिन सीधे में इसका परीक्षण जो मतलब करा गया और सफल हो गया, इसके लिए काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से इस चीज़ की तैयारी जो है वो लगी हुई थी, काफ़ी ट्रायल जो है इस चीज़ के लिए गए थे और इसका जो परीक्षण है वो सफल हुआ था, जब जाकर ये अभिषेक जो है वो संभव हो पाया है। 12:01 से लेके सूर्य की किरणें 12:01 से लेके 12:01 से 12:06 तक जो है वो उनके मस्तक पर है। ये मतलब 4-5 मिनट तक का उनके मस्तक पर इस तरीके से सूर्य जी के द्वारा टीका जो है वो किया गया है। और ऑप्टिक्स और मैकेनिज्म के माध्यम से भारत के वैज्ञानिकों ने ये कमाल कर दिखाया। तो किस तरीके से जो इसका स्ट्रक्चर है हो गया। और ये जो धातु, ये जो पाइपें वगैरह जिस सिस्टम से लगाया गया था वो अष्ट धातु के बने हुए थे। जैसे किसी और मेटल के बनाए जाते, जैसे कॉपर वगैरह के, तो उसमें जो लोहे वगैरह के थे, तो उस टाइम पे मतलब लोगों के द्वारा जो धर्म वगैरह से रिलेटेड उनके द्वारा ये कहा गया था कि इस तरीके के शुभ नहीं होते हैं। तो इस वजह से अष्ट धातु के जो पाइप है उनको लगाकर इस तरीके से चीज़ें इस्तेमाल की गई थी। तो इसमें जैसे लिखाया गया है, देखिए आस्था जो है उसमें जो अष्ट धातु के पाइप जो थे वो 20 पाइप इस्तेमाल किए गए इसमें, और 65 फीट जो है उनकी लंबाई थी। 4 लेंस इसमें इस्तेमाल किए गए और 4 दर्पण और 4 लेंस और गियर बॉक्स इसमें इस्तेमाल किया गया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था। जैसे डायरेक्ट वहाँ पे सूरज की किरणें यहाँ पे लेंस पे जो पड़ी थी, फिर यहाँ पे जो पहला मिरर था वो यहाँ पर था। उसके बाद पहले लेंस से जो रोशनी है वो टकराती है, पहले लेंस से रोशनी टकराने के बाद जो 90 डिग्री पे जो एंगल बना है यहाँ पे मिरर 2, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन होता है। फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करके लेंस 2 पर इसकी जो रोशनी है वो रिफ्लेक्ट यहाँ पर पड़ती है। लेंस 2 पर पड़ने के बाद ये लेंस 3 पर जो है वो पड़ती है। यहाँ पे सीधे रोशनी जो जा रही है, अष्ट धातु के जो पाइप ये बने हुए थे इस वजह से। उसके जो लेंस 3 पर जा रही है, लेंस 3 के बाद मिरर 3 दर्पण 3 से ये जो रोशनी है वो सूर्य की किरण टकराएंगी 90 डिग्री एंगल पे। उसके बाद यहाँ से सीधे जो जाएंगी ये लेंस 4 के ऊपर टकरा कर 4 के ऊपर फिर सीधा फिर यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे फिर मिरर 4 पे ये टकरा के यहाँ से रिफ्रैक्ट होके ये जो मस्तक पर यहाँ तक जा रही है। गर्भगृह के जो मतलब यहाँ पे गर्भगृह में जो उनके मतलब रामलला जी की मूर्ति है उनके ऊपर ये मस्तक पर इनकी रोशनी जो है यहाँ पर जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरा स्ट्रक्चर जो तैयार किया गया था, और इसको तैयार करने में काफ़ी समय और काफ़ी परीक्षण जो है लगा था, काफ़ी टाइम से इसको ट्रायल किया जा रहा था, तब जाके हुआ था। और उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहाँ पर अवस्थित मतलब वहाँ पर तो वो थे नहीं, तो उन्होंने जहाँ पर वो जा रहे थे मतलब अपनी किसी तरह के चुनाव की उन सब चीज़ों में जा रहे थे वो, तो वहाँ पर इन्होंने फ़ोन से ही लाइव आकर इस सब चीज़ों का दर्शन किया था। और इन्होंने जूते वगैरह उतार कर मतलब सम्मान जो है वो बहुत ज़्यादा किया था। और तब मतलब इस तरीके से अपने मतलब सीने पर जैसे हाथ रख के भगवान को इस तरीके से नमस्कार उन्होंने किया था, सीने पर हाथ लगा रखा था इन्होंने। दूसरी न्यूज़ को भी वही एनालाइज कर लेते हैं। अब इसमें दिखाया जा रहा है कि भारत का जो अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ कितनी बताई जा रही है, 144। तो भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन के माध्यम में चीन को नंबर 1 पे कहा जाता था, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पॉपुलेशन की रिपोर्ट जो निकली है जनसंख्या की उसमें हिसाब से कहा जा रहा है कि चीन को भी इसने पार कर दिया और चीन से भी पहले नंबर पे जो है जनसंख्या का जो स्तर है वो सबसे आगे पहुँच चुका है। तो जो अनुमानित जो जनसंख्या की जो अनुमानित जनसंख्या 144 करोड़ जो है वो हो चुकी है, जिसमें जो 24% जो लोग हैं वो है
0 से लेके 14 उम्र के। तो ये नोट कर लो बात कि जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से कितने कितने उम्र के हैं। 144 करोड़ की आबादी जनसंख्या बताई गई और उसमें जो 24% लोग हैं वो है 0 से लेके 14 उम्र के जो लोग हैं उसमें। और ये जो UNFPA किसके द्वारा रिपोर्ट निकालेगा, UNFPA के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई कि विश्व जनसंख्या 2024 की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है, इंटरमॉन लाइवेंस थ्रेड ऑफ होप और एंडिंग इन इनएक्टिवनेस इन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट में अनुमान जो है लगाया गया कि भारत की जो जनसंख्या है वो 77 वर्षों में दुगनी हो जाएगी और भी ज़्यादा जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जबकि चीन का दूसरा स्तर प्राप्त हुआ है, जो चीन है उसका दूसरा स्तर 144.17 करोड़ जो है वो भारत की जनसंख्या बताई जा रही है और 142.5 करोड़ जो है वो चीन की जनसंख्या बताई जा रही है, मतलब उसको दूसरे नंबर पे कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि और इसमें जो 17% लोग हैं, देखो 20% लोग हैं वो 0 से 14 एज तक के, 17% लोग हैं वो 0 से लेके 19 उम्र तक के, फिर उसमें जो 26% जो लोग हैं वो है 10 से लेके 24, मतलब 10 to 24 उम्र के जो है 10 से लेके 24 साल तक के लोग, इसमें 26% है। और 15 से लेके 64 तक की उम्र के लोग, इसमें 68% है। 68% है 15 से लेके 64। तो ये जनसंख्या सही है जिसमें 15 से मतलब ज़्यादा जनसंख्या, इसका मतलब ये जाता है कि जो लेबर मतलब काम करने वाली जो जनसंख्या है जो 15 से लेके 65 तक की वो 64 तक की वो ज़्यादा है, जिसमें मतलब डेवलपमेंट अच्छा खासा हो सकता है लोगों का अगर जैसे काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, रोजगार इनकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाए तो। फिर भारत की जो 7% आबादी है तो 65 वर्ड्स या उससे अधिक, जो 65 की जो उम्र के हैं उसमें 7% है या फिर उससे 65 से ज़्यादा मतलब जो लोग हैं इसमें 7% है। और जो पुरुषों का जीवन इसमें बताया गया है कि 71 जो है वर्ष, और जो महिलाएं हैं मतलब महिलाओं को बताया गया है 74 साल, तो वो ज़्यादा जीती हैं इसमें, ये चीज़ इसमें बताई गई है। और जो प्रजनन स्वास्थ्य में 30 वर्षों की प्रगति ने दुनिया भर में सबसे वंचित समुदायों को नज़रअंदाज किया है। और भारत में साल 2006 से लेकर 23 के बीच 23% लोगों का बाल विवाह जो है वो कराया गया था। और रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में मात्र मृत्यु में काफ़ी गिरावट जो है वो आई है। तो ये जन पॉपुलेशन की रिपोर्ट इसमें बताई गई। तो दूसरी न्यूज़ हम देखते हैं। अब लोकसभा जो है मतलब चुनाव जो है इतना ज़्यादा इतने महत्वपूर्ण जो समय चल रहा है इसमें चुनाव के टाइम पे, तो दल बदल की समस्या भी आ रही है। एक पार्टी दूसरी पार्टियों के घोषणा पत्र को एक दूसरे को मतलब ये सरकारी है कि भाई ये सब चीज़ें झूठ बोलती है, इस तरीके से कुछ काम नहीं किया, अभी तक कुछ काम नहीं किया और ना है करेंगे, सब चीज़ों का झूठा मतलब एक दूसरे की जो पार्टी है वो बता रही है। कुछ पार्टी जो है उन्होंने कहा कि हमने इतना तक अभी तक काम कर दिया है और आगे भी इस तरीके का काम करेंगे, तो इस तरीके की बातें जो हो रही है। अब इसमें बताया गया है कि जैसे इस तरीके के जो चुनाव में भारत में इतिहास खुद को दोहराता सा दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि जो इतिहास दोबारा से दोहराता सा दिखाई दे रहा है और चुनाव 1971 की तर्ज की तरफ मुड़ रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस बार के जो चुनाव है 1971 की तरह लग रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से हम उसको कह भी नहीं सकते क्योंकि उसमें और आज के उस टाइम पे और आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंदिरा जी ने इन चुनावों में गरीबी हटाओ का नारा दिया था और जो उनके इस नारे का जादुई असर जनता पर हुआ था, जैसे कि जिसकी वजह से उनके खिलाफ बने विपक्षी दलों की गठबंधन की करारी पराजय हुई थी। ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस तरीके का नारा दिया था जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके समर्थन में आ गए थे और जो उनके विपक्षी थे उनकी काफ़ी ज़्यादा हार हुई थी। तो अगर जो है 1971 के मानदिक तो 2024 के चुनाव नहीं किया जा सकते क्योंकि इन चुनावों में विपक्षी दल कांग्रेस व उनके सहयोगी दल गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं। मतलब इन्होंने कहा है कि आज के टाइम पे उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस ने इस तरीके का नारा दिया था और आज जो कांग्रेस पार्टी है वो विपक्षी दल जो इस तरीके से बताया जा रहा है। और जो भाजपा है उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अभी तक के उन्होंने 80 करोड़ जो है गरीब लोगों को मुफ्त राशन जो है वो उपलब्ध कराया और 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से उपलब्ध जो है वो अभी भी करा रही है। मगर एक और मुद्दा विपक्ष ने हवा में बहुत तेजी से ला रहा है कि भाजपा का इरादा वापस आवे अम्बेडकर को बदलना है। तो काफ़ी लोग जो है बीजेपी की पार्टी पर इस तरीके का इल्ज़ाम जो है वो लगा रहा है कि जो ये इस बार अगर मतलब लोकसभा में जीती इस तरीके से फिर से आई ये सरकार तो ये जो उनके द्वारा जो बनाया गया संविधान उसको बदल सकती है। लेकिन उनके जो नरेंद्र मोदी जी ने सीधी बात ये कही थी कि हमारा जो कोई भी मतलब नहीं है कि उसके साथ संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, क्योंकि जो संविधान है, संविधान लोकतंत्र में आम जनता के लिए एक मुद्दा मतलब ये है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है और भारत का संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर एक भावुक मामला है, ये उनके द्वारा बनाया गया था।
वो कहते हैं कि भाजपा इस मुद्दे पर किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहती और क्योंकि देश के दलित मतदाताओं और अल्पसंख्यकों के लिए जो भारत का संविधान है वो डॉक्टर अंबेडकर एक भावुक मामला है। मतलब ये एक पवित्र, उन्होंने कहा है कि हम जो बीजेपी पार्टी ने कहा है कि जो उनके द्वारा जो लिखा गया संविधान था वो किसी पवित्र धार्मिक ग्रंथ से मायने कम मायने ही नहीं रखता। मतलब उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी और उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र भी था वो उस दिन अपने घोषणा पत्र को मतलब लेकर आए जिस दिन बाबा अम्बेडकर साहब की जयंती थी। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब उनका जयंती थी उस टाइम पे सब चीज़ों को लेकर आए, तो यही नहीं कह सकते कि उन्होंने संविधान को बदलने की तरीके से चीज़ें ठाने के वो संविधान को बदलेंगे, तो उन्होंने सब चीज़ों को गलत बताया। अतः जो लोग इन चुनावों को सामान्य समझ रहे हैं वह मूल्य रूप से गलती करें। यदि सामान्य मतदाता की बात करें तो निश्चित रूप से मोदी एक मुद्दा है, क्योंकि आम जनता का उनके मुद्दे पर ही सीधा विभाजन दिखाई दे रहा है। मतलब काफ़ी लोग जो उनके समर्थन में है, काफ़ी लोग, ऐसा नहीं है कि सभी समर्थन में है, कुछ लोग जो है उनको समर्थन में भी नहीं है, उनकी पार्टी से ना खुश है। तो काफ़ी लोग मतलब अपनी अपनी जो है अपनी अपनी पार्टियां हैं लोगों की अपने अपने हिसाब से, तो उस चीज़ का मुद्दा जो है वो बनाया जा रहा है। भाजपा का विकसित देश भारत ऐसा देश है जिसके मुद्दे इसी तरीके की बातें एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और भाजपा ये कह रही है कि वो परिवारवाद को भी चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है और भ्रष्टाचार को भी, कि भाई परिवारवाद जो है वो चल रहा है। परिवारवाद का मतलब होता है कि परिवार से ही कोई ना कोई बात दर बदर मतलब आगे से आगे उसी इलेक्शन में मतलब सीटों पर बैठता चला जाए। परिवारवाद जैसे एक के बाद एक सीट पे उन्हीं के परिवार के लोग जो हैं वो बैठते चले जा रहे हैं। मालदीव्स के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है मुइज़ की कुर्सी पर खतरा और खुफिया रिपोर्ट लीक, तो उनकी कुछ इस तरीके से गड़बड़ी करने की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो सीट है वो खतरे में है। और ये कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में 10 स्थानों पर लाल रंग से गड़बड़ी होने को इंगित किया है। इसमें मिर्जू के निजी बैंक खाते में गलत तरीके धन स्थानांतरित किए जाने की जानकारी दी गई। तो उनके कुछ इस तरीके से अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी जो है उन्होंने की है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि उनकी कुर्सी पर खतरा है और उनको इस तरीके से निकाला भी जा सकता है। और इसमें मिर्जू के निजी बैंक में ये सब चीज़ें कही जा रही है। इस प्रकार से मिर्जू आर्थिक कदाचार के दायरे में आते हैं और उनके आधार पर उनके खिलाफ जाँच शुरू करने की बातें कही जा रही है। अभी इसमें भुगतान एग्रीगेटर के लिए नियमों का मसौदा जारी। जो भुगतान एग्रीगेटर होता है, भुगतान एग्रीगेटर क्या होता है भाई? भुगतान एग्रीगेटर वह मध्यस्थ इकाई है जो ग्राहक और कारोबारियों के बीच भुगतान को सुगम बनाती है। मतलब उसको जो सुगम का मतलब है एक मतलब इस तरीके से आसान कर देती है, चीज़ों को सरल बना देती है। सुगम मतलब किसी तरीके की कोई डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। तो जो भुगतान एग्रीगेटर के मध्यस्थ इकाइयाँ हैं जो ग्राहकों और कारोबारियों के बीच भुगतान को सुगम बना देती है। तो इस चीज़ की रिपोर्ट जो मतलब इस तरीके की एक न्यूज़ आई है। पॉइंट ऑफ सेल गतिविधियों को भी शामिल किया गया। जो पॉइंट ऑफ सेल की जो गतिविधि होती हैं उनको भी शामिल करने की बातें इसमें कही जा रही है। तो भुगतान एग्रीगेटर जिसको कहा जाता है PA कि भौतिक रूप से पॉइंट ऑफ सेल गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। और RBI ने कहा कि डिजिटल लेन देन में वृद्धि और क्षेत्र में भुगतान एग्रीगेटर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस मामले में मौजूदा जो निर्देश को अध्ययन करने का प्रस्ताव है। और साथ ही अन्य बातों के साथ साथ KYC जिसको कहते हैं अपने ग्राहकों जो नोन योर कस्टमर, ठीक है, और कारोबारियों को उचित जांच परख एस्क्रो खातों में संचालन को कवर करने का भी प्रस्ताव कहा जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है भुगतान परिवेश को मजबूत करना है और भारत में भुगतान परिवेश में ऑनलाइन एग्रीगेटर और सामने भुगतान की सुविधा देने वाले। इसमें यह भी कहा गया है कि जो भुगतान एग्रीगेटर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा शामिल किए गए बिक्री की सुविधा देने वाले मार्केट प्लेस अपने मंच के माध्यम से पेश नहीं की जाने वाली सेवाओं के लिए राशि एकत्र नहीं करेंगे और ना ही उनका निपटान करें। तो ये इन्फॉर्मेशन भुगतान एग्रीगेटर की जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। 18 अप्रैल का इतिहास। तो 18 अप्रैल को ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हुई थी जिस वजह से इसका नाम इतिहासों में हो गया? तो देखते हैं इसमें सबसे पहले 1859 में आज के दिन तात्या टोपे को फांसी दी गई थी और उन्होंने देश में 1857 में स्वतंत्र संग्राम की नींव रखी थी। और वहीं 18 अप्रैल को ही 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए बिहार के चंपारण का चयन किया था। और 1955 में आज ही के दिन मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का 76 साल की उम्र में प्रिंसटन के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया था। और 1902 में अपराधियों की पहचान के लिए डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करना स्टार्ट किया था, जो आज भी कितना ज़्यादा यूज़ जो है वो किया जाता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा किया गया था? 1902 में डेनमार्क ने सबसे पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने का स्टार्ट किया था। 1950 में विनोबा भावे हमने आंध्र प्रदेश का नाम है तेलंगाना
के पंचमल्ली गांव में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। फिर 1971 में भारत का पहला जंबो जेट बोइंग 747 मुंबई पहुंचा था और इसे सम्राट अशोक नाम दिया गया था। तो क्या नाम था इसका? पहला जंबो जेट बोइंग जो इसका नाम था, वो मुंबई पहुंचा था। 747 मुंबई पहुंचा था और इसके जो है इसको सम्राट अशोक नाम दिया गया था। फिर साल 1978 में आधुनिक नई दिल्ली का निर्माण करने वाले शोभा सिंह का जो है वो निधन आज के दिन हुआ था। और 1991 में आज के दिन केरल को देश का पहला पूर्ण साक्षर राज्य वह घोषित किया गया था। इसके बाद 1621 में 18 अप्रैल आज के दिन सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म हुआ था। दिल्ली के सीएम जो अरविंद केजरीवाल है वो दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार जो है वो हुए हैं। तो उनको वो ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने ना तो अपनी सत्ता छोड़ी और वो ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाने की उनके द्वारा मांग की गई और हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल जो करवाई गई। उन्होंने ये अनुमति ली है कि हाईकोर्ट में ये इस तरीके की याचिका उन्होंने दाखिल की है। उन्होंने याचिका में ये सब चीज़ें कही गई है कि ना तो किसी भी ना तो भारतीय संविधान और ना किसी भी कानून ने मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री सहित किसी भी मंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोका नहीं है। उनका ये कहना है, उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि कहीं पर भी इस तरीके से नहीं लिखा कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती और ना किसके द्वारा किया। और जनहित याचिका के जरिए यह निर्देश देने की भी उन्होंने मांग की है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में जरूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए जिससे वे दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में काम करना जारी कर सके। और उन्होंने ये भी कहा है कि केजरीवाल जो है सरकार से कई योजना भी है शुरू करना चाह रहे हैं और उन्होंने जिससे दिल्ली के जो लोग हैं उनको फ़ायदा हो और योजनाओं के वैश्विक मीडिया का भी ध्यान आकर्षित किया है। और यही नहीं, याचिका में मीडिया चैनल को सीएम के इस्तीफे से संबोधित सनसनीखेज सुर्खियां चलाने से रोकने के लिए भी उन्होंने मांग की। और उन्होंने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्त जो है दिल्ली में काम हो रहा है और वर्तमान में दिल्ली की जो स्थिति है वो दिल्ली की जनता के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करी जा रही है। और बता दें ये भी उनके द्वारा फिर उसके बाद जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के एक पूर्व कैबिनेट मंत्री की ओर से दाखिल की गई PIL को खारिज कर दिया और कोर्ट ने यह याचिका खारिज करते हुए याचिका जो करता है उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। और कोर्ट ने क्योंकि ये कहा था कि जो सिस्टम है उसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए और ये सब चीज़ें उसमें नाराजगी जताते हुए उन्होंने हाई कोर्ट ने इस तरीके की बातें कही थी। केजरीवाल ने कोर्ट से यह की थी मांग। उन्होंने ये कहा है कि भाई मुझे जेल से जो सरकार चलाने का मौका जो है वो दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो हमें सियासी जाल में उलझाने की कोशिश करा जा रहा है। फिर कोर्ट इन सब के द्वारा जो कोर्ट ने रिप्लाई में कहा है कि ऐसे मामले पर राज्य जो है वो फैसला करता है और हम लोगों को सियासी जाल में उलझाने की कोशिश ना करें। यह याचिका आम आदमी पार्टी सरकार के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक ने दायर की थी। दीपोत्सव की संध्या में 10,000 दियों से जगमगाया मंदिर का प्रांगण। ये है जो मंदिर है यहाँ पे इस्कॉन द्वारका में रामनवमी के अवसर को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया गया और इसमें 10,000 दिए जो थे वो सजाए गए और 21,000 भोग अर्पण जो भगवान जी को किए गए। वहीं 51 किलो का केक भी इनके लिए काटा गया और नियमित रूप से 16 माला जप करने वाले भगत भी भगवान को अर्पण करने के लिए मिट्टी के बर्तन में पकाए हुए विभिन्न व्यंजन उसमें बनाकर लाए थे। और एक अन्य सेल्फी पॉइंट में लगभग 20 किलो का लोह धनुष भी प्रदर्शित किया गया जिसे लोगों ने उठाकर अपने शौर्य का प्रदर्शन कर सेल्फी लेकर उत्सव को यादगार बनाए। तो इस तरीके की चीज़ें इसमें बताई गई है जो कि रामनवमी के उत्सव को बड़ी धूमधाम से इस्कॉन के टेम्पल में जो रामनवमी के उत्सव को मनाया गया। भारत का कच्चे माल का आयात बिल जो 2023 से 24 में 16% जो घटा। जो आयात बिल जो था कच्चे माल का जो आयात किया जाता है उसके परसेंटेज को बताया गया है कि यह घट कर हो गई है और इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में नरमी आना है। और हालांकि इस दौरान विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता नई ऊंचाई पर पहुंच गई है। अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि जो कच्चे तेल का प्रसंस्करण कर पेट्रोल और डीजल जो है वो बनाया जाता है और आयात की मात्रा पिछले वित्त वर्ष के लगभग बराबर है। लेकिन वित्त वर्ष 2023 से 24 में जो आयात के लिए 132.4 अरब डॉलर का भुगतान किया जबकि 2022 से लेकर 23 में यह राशि 157.5 अरब डॉलर की थी। ये भी कहा जा रहा है कि भारत ने कच्चे तेल के अलावा 4.81 करोड़ टन LPG जैसे पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया है और भारत तरल रूप में गैस का भी आयात करता है जिसे
LNG कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो इसमें दिखाया जाता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा बने सेवसोल ल्यूब्रिट्रिक्स के ब्रांड एम्बेसडर। जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन बने? सेवसोल के सिद्धार्थ मल्होत्रा। अभी इसमें ये रिपोर्ट आई, पाकिस्तान को डूबने से बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती। तो ये किसमें न्यूज़ कही जा रही है, जिसमें जो पाकिस्तान है वो क्या चाहता है वापस भारत से, जब भारत से दोबारा से किसी तरीके के जो है वो सीमा जो है जिन पे दोबारा से इनका व्यापार जो है वो स्टार्ट कराना चाहता है भारत के द्वारा, जो कि बीच में जो है वो बंद करा दिया गया था किसी कारणवश, जब अटैक वगैरह शायद हुए थे। तो अब इस न्यूज़ को पूरा पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से वो दोबारा से जो व्यापार भारत के साथ व्यापार कंटिन्यूस करना चाहता है। और जो पाकिस्तान की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, पाकिस्तान की स्थिति जो है वो बहुत बेकार होती जा रही है, जिसमें उसको भारत एक जो है वो भारत ही उसके सामने आ रहा है कि भारत से इस तरीके की चीज़ें, भारत के साथ व्यापार हमें करना चाहिए और भारत हमारी जो है वो मदद कर सकता है। इसमें करेंगे जो भारत के साथ व्यापार करने की मामले की गंभीरता से देखा जाए, वो भारत से व्यापार करने की जो उसने मांग की है कि भारत से दोबारा से व्यापार हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये पहले किस तरीके से बातें हुई थी? पहले 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा जो 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पर जो पाकिस्तान ने सारे रिश्ते जो है भारत से तोड़ दिए। तो पहले क्या हुआ था कि इनका व्यापार होता था, लेकिन जब उसके बाद जब 370 में जब 377 की जो धारा जो हटाई गई थी, तो उस टाइम पे इनके मन में उस तरीके की भड़का जो आ गया था, भड़कना शुरू हो गया था। तो इन्होंने भारत से तरह तरीके के रिश्ते तोड़ दिए। तो रिश्ते तोड़ दिए तो मतलब वही व्यापार भी खत्म हो गया था। इस तरीके की बातें कही जा रही है ना। तो व्यापार भी जो इन्होंने सब चीज़ें की तरीके से ख़त्म कर दिया था। तो जम्मू कश्मीर जब तक जम्मू कश्मीर में पुरानी स्थिति बहाल नहीं होती है, रिश्ते भी बहाल नहीं होंगे। तो भारत के साथ व्यापार रुक गया था, भारत के साथ जो व्यापार रुक गया था। लेकिन अब भाई क्यों कंटिन्यूसली करना चाह रहे हैं, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। भाई ऐसी क्या बात हो गई, क्यों कंटिन्यूस करना चाहते हैं? पहले भाई तोड़ा क्यों था, उसके बाद भाई कंटिन्यू क्या करना चाहते हैं? ठीक है, तो भारत तो बदला नहीं, भारत ने तो इस तरीके की चीज़ें कही नहीं, क्योंकि भारत तो डिपेंडेंट है नहीं। उसको किसी तरीके की भाई रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया या फिर व्यापार जो उन्होंने ख़त्म कर दिया, तो ऐसे तो कोई नहीं था कि भारत उनके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड था। मतलब व्यापार ख़त्म हो गया तो हमें जो चीज़ थी जो वहीं से मंगाते थे वहीं मिल सकती थी, तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि भाई व्यापार शुरू कर दो। नहीं, तो भारत की उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो भारत के ऊपर इस तरीके का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। इस तरीके से बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर जो उनकी हालत है वो ख़राब होगी। कहा जा रहा है कि भाई हालत ख़राब होगी, तभी कड़वा घूट पी कर भारत से व्यापार की इच्छा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। और भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ व्यापार चल रहा है, और पर यह समुद्री या हवाई रास्ते से है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच कहा जा रहा है कि कुछ व्यापार चल रहा है, लेकिन वो ज़मीन के माध्यम से नहीं, कुछ समुद्री या फिर हवाई रास्ते से जो किया जाता है। और दुबई या सिंगापुर जैसी जगहों से हमारा जो माल है वो पाकिस्तान पहुंच रहा है। और ज़मीनी रास्ता अफगानिस्तान के लिए खुला है। जो ज़मीनी रास्ता वो किसके लिए खुला है? अफगानिस्तान के लिए है। पर हम पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से केंद्रीय एशियाई गैस राज्यों का माल नहीं भेज सकते, क्योंकि भाई जब रिश्ते खत्म हो गए थे, व्यापार खत्म हो गया, तो रास्ते से आना जाना खत्म हो गया था। ठीक है, कि भाई इस तरह से उस कंट्री में नहीं जा सकता। तो कहा जा रहा है कि पहले इस तरीके की चीज़ें खत्म हो गई थी, उन सब चीज़ों से नहीं हो सकता था। तो जब पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से केंद्रीय एशियाई गणराज्यों को नहीं सामान भेजा सकता है, तो क्या रास्ता इस्तेमाल किया गया था? तो उस टाइम पे उन्होंने ये चीज़ कही है कि जब उस टाइम पे ऐसा होता था कि ईरान को चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो कहा जा रहा है कि इसके वजह ज़मीनी रास्ते को तो बंद कर दिया अफगानिस्तान तक पहुंचने के लिए, तो ईरान को चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल किया जा रहा था इस वजह से। तो देशों द्वारा तैयार किए गए माल के आगे टिक जो है वो नहीं है, इसलिए उन्हें हमारी चीनी भी जो है सस्ती लगती है। उन्होंने कहा कि कुछ सामान जो है वो मंगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कच्चे माल पर पाकिस्तान का जो कपड़ा है उद्योग निर्भर करता है, जो हमारे कच्चे माल पर जो पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग जो है वो इंडिया के कच्चे माल पर निर्भर करता है, जो अब अपने महंगे उत्पाद के कारण भारत, बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों द्वारा तैयार किए गए माल के आगे नहीं टिक रहा। तो उन्हें आगे चीनी भी जो है, चीनी के लिए भी डिमांड है कि चीनी भी यहाँ पर भारत में जो सस्ती है। तो पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कपास की मांगे और कपास की कम पैदावार से कपड़ा उद्योग प्रभावित हो गया, और दूसरे देशों की तुलना में भारत से चीनी जो है वो सस्ती है, तो इस वजह से। और लेकिन व्यापार जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की समस्या कपास या चीनी की नहीं बहुत विशाल है, क्योंकि भाई उनकी समस्या जो है
उनकी जो अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डगमगा रही है, तो उनकी जो डिमांड है वो सिर्फ चीनी और कपास तक नहीं, उनकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बड़ी और काफ़ी चीज़ों की वहाँ पे कमी बताई जा रही है। तो सीधी सी बात यह है कि देश का दिवालिया होने के कगार पर, दिवालिया कहा जा रहा है कि उनका दिवालिया निकलने वाला है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उस चीज़ के अनुसार ये चीज़ें कही जा रही है कि जो विकास दर है, पाकिस्तान का जो विकास दर है 1.99% रहने की संभावना बताई जा रही है, और देश बुरे कर्ज में है और महंगाई की जो दर है 25% है। विदेशी मुद्रा का भी कोई उनके पास भी कोई विदेशी मुद्रा फॉरेन करेंसी की भी अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं है, और देश में भारी असंतोष है। इसका डार का जो कहना है कि भूगोल की मजबूती कहती है कि भारत के साथ व्यापार फिर शुरू किया जाए। तो पाकिस्तान में एक राय ये भी है जो चीन या अमेरिका पर निर्भरता कम करने की वकालत करती है, और जो विकल्प भारत है उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो चीन और अमेरिका जो है उसके ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करेगा। जो भारत है उनके पास एक भारत विकल्प है। भाई डिपेंडेंसी क्या, भाई वही लोग मदद नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो इकोनॉमिक्स टाइम, जो पाकिस्तान द्वारा भारत के साथ व्यापार संबंध का कायम करना नीति में महत्वपूर्ण शिफ्ट है। वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार और चीन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं, और उनकी अर्थव्यवस्था लाइफ सपोर्ट है और वह एक जगह से दूसरी जगह भिक्षा मिलने तक धक्के खा रहे हैं, ये इसमें न्यूज़ बताई गई है। और विश्व बैंक कह चुका है कि अगर परिस्थिति जो प्रतिबंध हटा लिया जाए तो दोनों देशों के बीच वार्षिक जो व्यापार है $2 अरब तक बढ़कर $37 अरब हो सकता है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो पाकिस्तान भी अभी भी एक ही राय जो है भारत के साथ संबंध सुधारने के खिलाफ है। इसहाक डार की भी सभी आलोचना जो हो रही है कि उन्होंने ऐसी की बात क्यों कही है, और विशेषज्ञ मुशर्रफा जैदी का कहना है कि जो विदेश मंत्री डार भारत के साथ व्यापार की बात करते हैं। पाकिस्तान की एलीट वर्ग की आदत है कि वह दोस्ती का हाथ मांगता रहता है जो अस्तित्व में नहीं है। भाई कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत है और इस तरीके की कोई बात है नहीं, और ये सब चीज़ें बेकार में बताई जा रही हैं। और हमारी बड़ी अर्थव्यवस्था है और हमें पाकिस्तान के साथ व्यापार के बहुत फ़ायदे भी नहीं, कि ज़रूरी नहीं कि पाकिस्तान के साथ व्यापार करने के लिए जो भारत है वो तड़प रहा हो, और कि भाई वो व्यापार नहीं करेगा और इस सब चीज़ों को मना कर देगा तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये इसमें कहा गया है कि बिना कि भाई उनके साथ व्यापार करने के बिना हमारा कोई गुजारा नहीं, इस तरीके से बातें बताई जा रही हैं। और इस जरूरी है पाकिस्तान से अफगानिस्तान और केंद्रीय बस हमारा एक हित हो सकता है कि जो पाकिस्तान से अफगानिस्तान और केंद्रीय एशियाई गणराज्यों के लिए एक ज़मीनी रास्ता जो है वो खुल जाएगा। फिर 2019 से पहले रोजाना 200 ट्रक यहाँ से सीमा पार जाते थे, अब सिर्फ अफगानिस्तान से माल आता है जिससे उनका जो है वो धंधा चलता है, और ड्राई फ्रूट्स और मसाले का व्यापार जो है वो किया जाता है, ये इसमें बताया गया। और जब तक पाकिस्तान के साथ आतंकवाद से जुड़ी चुनौतियों पर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता, भारत बातचीत नहीं करेगा। और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और हम उन विकासशील देशों के लिए बाजार खोलने के लिए बहुत इच्छुक नहीं जिनका जो सस्ता माल हमारे उद्योगपति के लिए चुनौती बन सकता है। और पिछले साल नवंबर में पाकिस्तान में केवल 5000 जो है वो कारें बिकी थी। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में सिर्फ 5000 कारें बिकी है, जो कि भारत में 3.6 लाख कारें इसी महीने बिकी थी। और पाकिस्तान के कमज़ोर विकास के कारण ये फासला बढ़ता जा रहा है। और यह समय ज़रूर था कि जब पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने के लिए लॉबी थी, मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें निकल कर रहे थे कि संबंध बेहतर हो जाए, लेकिन उनको कुछ इस तरीके से हरकत थी कि इन दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे ही नहीं हो पाए। और हाल ही में जब विदेश मंत्री जयशंकर जी से पूछा गया कि किस देश को वह सबसे बड़ी चुनौती समझते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि पाकिस्तान। इसका अर्थ है कि अविश्वास जो है वो ख़त्म नहीं हुआ और हमें यह ज़रूर फ़ायदा होगा कि क्षेत्र में स्थिरता आएगी और पाकिस्तान चीन की गोद में बैठना जो है वो बंद कर देगा। और यह भी सकारात्मक चीज़ें बताई जा रही है। और भारत में आयात करने वाली कपास और चीनी पर जो लगाया एक तरफा प्रतिबंध वापस ले लिया गया था, पर अगले ही दिन उनकी कैबिनेट ने निर्णय पलट दिया क्योंकि कट्टरपंथियों ने विरोध किया था, जबकि तत्कालीन सैन्य अध्यक्ष जनरल बाजपा पक्ष में थे। और अभी तक पाकिस्तान के वर्तमान सैन्य अध्यक्ष जनरल असीम मुनीर ने इस मुद्दे पर मुंह नहीं खोला है, इसलिए मालूम नहीं कि वह क्या चाहते हैं। और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है कि वह सभ्य पड़ोसी की तरह रहे, पर आंतरिक राजनीति ऐसी है कि वह सही कदम उठाने से हिचकिचाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें अभी जो चुनाव हो रहे हैं, पर उसके बाद भी जब तक पाकिस्तान बंदा नहीं बनता है और आतंक का अपने नल बंद नहीं करता, तो हमें व्यापार शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए, लोगों का कहना है। और नेताओं का इस तरीके से कहना है कि हमें इस तरीके की दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि वो अपनी आदतों से नहीं सुधरता।
और जो पाकिस्तान है और इस टाइम पे जो इलेक्शंस का टाइम है और आतंक का जो टाइम है, वहाँ पे आतंक जो है वो बना रहता है और हमें व्यापार शुरू करने में दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए और हम अपने संबंध उनकी सनक या शरारत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अभी करंट की न्यूज़ आई है कि नक्सलवाद के विश्व वृक्ष पर प्रहार, जो नक्सलवाद को काफ़ी मारा गया और अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के चलते पहले चरण के मतदान से पहले जो सुरक्षा बलों ने कांकरे जिले, छत्तीसगढ़ के कांकरे जिले में 3 टॉप कमांडर सहित 29 नक्सलियों को मार गिरा और ये इस आज तक के टाइम पे काफ़ी सारे जो है नक्सलवादी मारे गए हैं। और इस वर्ष माओवादी के गढ़ बस्तर जिला में सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में 80 जो नक्सल मारे जा चुके हैं और इस तरीके की बातें इसमें कही जा रही है कि जो नक्सलवाद है वो भारत की एक नक्सलवाद एक काफ़ी बड़ी समस्या है और नक्सलवाद देश के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए नासुर है और नक्सलवाद का उद्देश्य शासन के विरुद्ध जनयुद्ध की परिकल्पना थी। और मई 2014 के बाद जब केंद्र में सत्ता बदली तो निजाम भी निचला और केंद्र की मौजूद सरकार है उन्होंने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काफ़ी तरीके के स्टेप जो उठाए और इस तरीके का दावा किया कि हम जो है नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैं देखते हैं कि जो नक्सलवाद है वो होती क्या है, जो नक्सलवाद क्या हो। तो नक्सलवाद की जो उपस्थिति, नक्सलवाद शब्द की जो उपस्थिति, जो उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता है चारू मजूमदार और कानू सयाले ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया था और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशासक थे और इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहा जाता है। जो इनकी जो विचारधारा है, जो माओवादी राजनीतिक भावना और विचारधारा का समर्थक कहा जाता है इनको। और इनका जो नक्सलवादी का मकसद जो है वो क्या होता है, इसके जरिए वह मौजूदा शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और लगातार युद्ध के जरिए जनताना सरकार जो है वो चलाना चाहते हैं। तो ये नक्सलवाद है। तो इस तरीके की चीज़ें बताई जा रही हैं इसमें। तो 10 वर्षों में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 52% की कमी आई है। जैसा कि सरकार ने कहा था 2014 में, सरकार ने आने के बाद ये कहा था कि हम जो नक्सलवाद है उसको खत्म कर देंगे। तो अब तक के टाइम पे जो नक्सलवाद है उसको 52% तक जो है उसको खत्म कर दिया गया है और अभी कुछ इलाके में नक्सल जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव कर रहे हैं, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा घट गई है। वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई लेकिन अभी भी बहुत स्तर पर घट गई है। और लेकिन अभी तक जो नक्सलवाद है वो पूरी तरीके से उखाड़ा नहीं गया, लेकिन नक्सलियों ने बड़ी बड़ी वारदातों पर अंजाम दिया है। फिर 2 अप्रैल 2001 की बात करते हैं। 2 अप्रैल 2001 का वह दिन था जब सुरक्षा बलों के 2000 जवानों ने एक साथ बीजापुर और सुकमा के जंगलों में धावा बोल दिया था और नक्सल विरोधी इस बड़े अभियान में भी 25 जवानों जो है उनको जान गंवानी पड़ी थी उस टाइम पे नक्सलवाद में। लेकिन 2000 के आसपास, वर्ष 2000 के आसपास नक्सलवाद अपने चरम पर था, मतलब काफ़ी ज़्यादा नक्सलवाद जो देश में फैला हुआ था। तब देश के 200 जिले नक्सल प्रभावित थे। उस वक्त नक्सलियों का जो हेडक्वार्टर था वो बस्तर के अबुजमार में हुआ था और नक्सलियों ने 700 मीटर का जो गलियारा है वो बना लिया था। वो एक जगह हमला करते और गलियारे के सहारे तुरंत इलाका बदल देते थे। तब वे भारत से नेपाल तक नक्सल गलियारा बनाने का ख्वाब देख रहे थे और हालांकि तब से अब की जो स्थिति है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और आज नक्सली छिटपुट इलाकों में समित रह गए। मतलब पहले इतने ज़्यादा इलाकों में नक्सली रहते लेकिन अब कुछ ही छोटे इलाकों में नक्सली रह गए हैं और छत्तीसगढ़ के बस्तर, सुकमा आदि उनमें से एक है। और इसमें सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ से नक्सलियों के पाँव क्यों निखड़ गए। मतलब छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ है वहाँ पे नक्सलवादी अभी तक क्यों खत्म नहीं किया गया, क्यों नहीं खत्म किया गया, तो उसके भी रीजन डाल लेते भाई। छत्तीसगढ़ में अभी तक नक्सलवाद खत्म नहीं, क्योंकि यहाँ की छत्तीसगढ़ की जो भौगोलिक संरक्षण नक्सलियों को छिपने, साजिश रचने और उसे अंजाम तक पहुँचाने के लिहाज से काफ़ी, मतलब वहाँ की जो भौगोलिक है वो इस तरीके से जैसे जहाँ पर उनको भाई छिपने का मौका जो है वो मिल जाता है। जैसे पहाड़ हैं, पहाड़ों से घिरे हुए पठार वगैरह जहाँ पर वो छिप जाते हैं पठार में। सो बीजापुर, सुकमा, तांडेवाड़ा और नारायणपुर जैसे इलाकों में नक्सलियों की तूती बोला करती आती है और इस कारण वहाँ सुरक्षा बलों के कैंप लगाने पड़े। लेकिन सबसे उनकी बड़ी चुनौती स्थानीय लोगों के बीच भरोसा पैदा करने के थे, स्थानीय लोग। ये भी कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन को यह अच्छे थे, बच्चे से लेकर जवान तक, बूढ़े तक, क्या पुरुष और क्या महिलाएं सभी माओवादी के लिए काम करते हैं। वह नक्सलियों को सुरक्षा बलों की हर गतिविधि में अवगत कराते हैं और यह सब नक्सलियों की तरफ से दर्शकों और आम लोगों की ब्रेन वॉशिंग किए जाने का नतीजा है। लोगों का ब्रेन वॉश जो है वो किया जाता है भाई नक्सलवादियों के द्वारा। देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ लोगों को भड़का दिया जाता है और उनको अपने आप को अच्छा कहा जाता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं उनका ब्रेन वॉश किया जाता है और वो उनके चंगुल में मतलब आ जाते हैं और वो उन्हीं को ही सपोर्ट करने लगते हैं और मतलब
पुलिस वगैरह से, सैनिकों से, उन सब के बारे में छिपाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अभी तक जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी खत्म नहीं हुआ। तो 60 और 70 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन के बारे में तीखे तेवरों वाले कवि सुदामा पंदल प्रसाद जो है मुथुमल ने ये कहा था कि भूख से तनी मुट्ठी का नाम जो है नक्सलवादी है। लेकिन नक्सलवादी उस टाइम पे था, लेकिन आज के टाइम पे कहा जाए तो नक्सलवादी ने जल जंगल जमीन का हक आदिवासियों को दिलाने के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया है और आंदोलन अपना रास्ता जो है वो भटक गया है और नक्सली गुट लूट खसूट करने वाले गिरोह बन गया। नक्सलियों की पूंजी अब जन समर्थन नहीं बल्कि आतंक और क्रूरता बन गई है। पहले वो सब चीज़ें थी कि वो फ़ायदा उठाने के लिए करते थे, लेकिन अब उनकी जो चीज़ें जो हैं वो बन गई है एक आतंक फैलाना, सरकार के खिलाफ भड़काना, इस तरीके की चीज़ें करना, क्रूरता फैलाना लोगों में। और राज्य सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास की बयार बहाए जाने से नक्सलियों का जन समर्थन मिलना बंद हो चुका है और बचे कुचे जो लुटेरे जो गिरोह अभी अपनी ताकत बटोर कर हिस्से को अंजाम देने की साजिश करते रहते हैं। हालत यह है कि अब कई इलाकों में जो नक्सलवाद है वो एक अतीत बन चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। और पश्चिम बंगाल के जिस नक्सलवाड़ी जगह से आंदोलन की शुरुआत हुई थी वहाँ भी इसका नाम भी नहीं है, नाम भी नहीं बचा। और नक्सलवाड़ी पूरी तरह से आधुनिक हो चुकी है और ज़रूरत है नक्सलवादी के विश्व वृक्ष के जड़ें पूरी तरह से काटने की। और उम्मीद है भारत जल्दी इस तरीके का काम कर पाएगा और यही सरकार जो 2014 में बनी थी वही बनती है तो नक्सलवाद पूरी तरीके से सही में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 50% तो अब तक ख़त्म हो गया। तो आगे भी और तरीके की चीज़ें और भी ऐसी की जाएंगी जिससे नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा। और ये एक बड़ा अचीवमेंट है भाई कि 29 नक्सलवादियों को और लीडर्स के साथ जो है वो ख़त्म किया गया है छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में। IMF के बाद UN ने मांगा भारत को लोहा, ये बात कही जा रही है। इसमें कहा 2024 में भारत की वृद्धि दर रह सकते 6.5%, जो बताया जा रहा है। इसमें 6.5% जो है भारत का अनुमान वृद्धि का लगाया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई कि रिपोर्ट में ये कहा गया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने के लिए देश में अपनी विनिर्माण प्रक्रिया का विस्तार कर रही है, जिसका भारतीय निर्यात पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और UNCTAD ने मंगलवार को जारी की अपनी रिपोर्ट और उसमें 2023 में भारत में 6.7% की दर से बढ़ा था और 2024 में 6.5% की वृद्धि की उम्मीद बताई जा रही है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, यह भारत की रिपोर्ट में कहा, मतलब भारत को बताया गया रिपोर्ट के अनुसार। 2023 में विस्तार, मजबूत सार्वजनिक निवेश प्रवाह के साथ सेवा क्षेत्र की जीवंतता से प्रेरित रहा। और रिपोर्ट में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विनिर्माण आधार के रूप में भारत का अधिक रुख करने की बात पर भी ध्यान दिया गया, क्योंकि वे अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता ला रहे हैं पहले के टाइम पे अगर देखा जाए तो। और रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा जा रहा है कि विश्व निकाय में पिछले हफ्ते पेश 2024 की फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट एट ए क्रॉस रोड में ये कहा गया है कि दक्षिण एशिया खासकर भारत में निवेश मजबूत बना हुआ है। एक और चीज़ इसमें देखते हैं, यूक्रेन शहर पर रूसी मिसाइल हमले। जो यूक्रेन जो है उसके ऊपर रूस का जो लगातार जो है अटैक जो है मिसाइल के द्वारा अटैक जो है वो किया जा रहा है उत्तरी यूक्रेन के जो मतलब वहाँ पर यूक्रेन में किया गया रूस के द्वारा हमला। तो पश्चिमी देश जो द्वारा यूक्रेन को जो अतिरिक्त सैन्य साजो सामान मुहैया नहीं कराए जाने से रूस के खिलाफ युद्ध में उसकी जो है स्थिति कमजोर गया। फिर यूक्रेन था, उसके बाद 3 साल हो गए, इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट जो उसके पास थे, सेफ्टी इक्विपमेंट्स इतने खत्म हो गए और रूस जो है उसके पास तो भाई बहुत ज़्यादा जो मतलब इस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट्स मिसाइलें बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ से इंडिया भी जो है वो इंपोर्ट करता है चीज़ों को। तो भाई उनके पास जो है यूक्रेन के पास इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सैन्य जो चीज़ें हैं सामान वो ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने की परिस्थिति मतलब बताई जा रही है। और जो पश्चिमी देश थे उनके द्वारा भी इस चीज़ें भेजी नहीं गई थी, जिसकी वजह से उनको कमज़ोर बताया गया है, कमज़ोर। और युद्ध के तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के बाद साथ यूक्रेन में लगातार बढ़ रहा है। रूस युद्ध के आखिरी मोर्चे पर कोई प्रगति नहीं कर पाया है जो रूस है। अगर यूक्रेन को पर्याप्त वायु रक्षा उपकरण मिले होते और रूसी आतंक का मुकाबला करने के लिए दुनिया का दृढ़ संकल्प होता तो ऐसा नहीं होता। जो मिसाइलें जो हैं ये बताया जा रहा है कि जो मिसाइल और ड्रोन हमसे बचाव करते हैं यूक्रेन के पास वायु रक्षा मिसाइलें खत्म हो गई। हाल में ही रूस ने हमले में यूक्रेन के सबसे बड़े बिजली संयंत्रों में से एक को नष्ट कर दिया है। तो ये है
18 अप्रैल का न्यूज़ एनालिसिस, जो कि इंपॉर्टेंट इसमें न्यूज़ें बताई गई थी। जितनी न्यूज़ इंपॉर्टेंट आई थी वो सारी इसमें कवर कर ली गई हैं। अगर ये न्यूज़ एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अगर आपको लगता है कि हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, किसी और तरीके से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, सो उस चीज़ का भी कमेंट प्लीज़ करिएगा, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूवमेंट इसमें कर सकें। क्योंकि नई नई चीज़ें सीखते हैं इंसान तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ जो है वो करता है। तो अगर आपको लगता है कि और भी चीज़ें जो है ठीक की जा सकती हैं, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।